हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का 2024 का मैथ का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपका सेट था 822 HV। अभी देखिए, इंस्ट्रक्शंस को अगर हम पढ़ना चालू करें तो आपका जो पेपर होना है वो 3 घंटे 15 मिनट का ओवरऑल होगा, जिसके टोटल मार्क्स 70 नंबर के होने हैं। ठीक है। कह रहा है कि पहला बात जो कहा जा रहा है, कह रहा है कि 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है, जिसमें आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। कह रहा है कि प्रश्न पत्र की आ और बा दो खंड हैं, दो सेक्शन हैं। एक सेक्शन आपका आ है और दूसरा सेक्शन आपका बा है। चौथा इंस्ट्रक्शन आपको कहा गया कि खंड आ में एक अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर केवल ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही देने हैं। ओएमआर उत्तर पत्रक पर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। खंड बा में कुल 5 प्रश्न हैं। ठीक है। 5 प्रश्न हैं जो कि कैसे रहेंगे, आपकी वर्णनात्मक हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपका प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ प्रारंभ में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। नवा निर्देश आपका है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। उस प्रश्न पर समय नष्ट मत कीजिए जो आप हल नहीं कर सकते हैं। यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर अंकित कीजिए और पृष्ठ को काट दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई भी हल ना लिखिए। कह रहा है कि जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है, उसमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य बनाइए। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण एवं अशुद्ध माने जाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे 2024 के मैथ के पेपर को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जो आपका पेपर ऑर्गेनाइज हुआ था, जो सेट था, वो आपका 822 HV है, जिसका सेक्शन आ हम लोग, जो कि 20 प्रश्नों का MCQ होगा, कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है। तो प्रत्येक प्रश्न को बारीकी से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और ध्यान दीजिए कि अभी जो टाइम पीरियड आपके पास बचा है, इसमें आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर जितने भी सेट हम लोग लगा पाएंगे, लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो बहुविकल्पी प्रश्न में आपको क्या करना है, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है। कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो ध्यान दीजिए, आपको एक चैप्टर पढ़ाया गया था, बहुपद। बहुपद जिसको आप पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? पॉलिनोमियल। और यहाँ पर आपको बहुपद की कोटि पढ़ाई गई थी, कोटि। और यहाँ पर आपने सीखा था कि किसी भी द्विघात या त्रिघात या चतुर्थघात, या ऐसा कह लें किसी भी बहुपद में चर की जो अधिकतम घात होती है, उसके शून्यकों की संख्या को रिप्रेजेंट करती है। तो त्रिघात बहुपद में अधिकतम चर की कितनी घात? तो आप कहेंगे चर की अधिकतम 3 घात, क्योंकि आपने त्रिघात बहुपद का जनरल टर्म पढ़ा है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के फॉर्मेट का आपका एक त्रिघात बहुपद होता है, जहां पर x की जो मैक्सिमम पावर है वो नंबर ऑफ रूट्स कहलाते हैं, शून्यकों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि एक त्रिघात बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3। और इस हिसाब से आपका विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सेकंड प्रश्न की अगर हम बात करें तो दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? ठीक है। तो दूसरा प्रश्न आपका है, पूछा है 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो आप क्या करेंगे, 140 का प्राइम फैक्टर कर दीजिए। तो 2 सते 14 और 2 पंचे 10। ठीक है। रुकिएगा, 2 सत्ते 14 और 2 जीरोमन 0, 70 दूना 140। और 2 से अगर फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो 35 दूना 70, और यहाँ
5 सते 35 और 7 एकन्नम 7। यानी 140 को जनरल टर्म में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है। अगर आप विकल्प देखें तो घातों में है, तो 2 की घात 2 गुना 5 गुना 7। अब आप विकल्प मैच कराइए तो 2 की घात 1 है, ये आपका हो नहीं सकता। तो आपका विकल्प नंबर सी 2 की घात 2 गुना 5 गुना 7 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कि आपका तीसरा प्रश्न होगा। तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है कि भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। तो आपने पढ़ा है कि जो भाज्य होता है, भाज्य भाज्य बराबर होता है आपका भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस शेषफल। ठीक है। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल अगर मैच कराएंगे तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल आपका विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 4 की, तो कह रहा है कि रैखिक समीकरण यक्स प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 के युग्म का हल होगा। तो अगर यहाँ पर हम समीकरण की बात करें तो आपके पास समीकरण है यक्स प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ पर हम a1 की बात करें तो a1 क्या होता है, यक्स का गुणांक 1, और b1 की अगर बात करूं तो b1 होगा 2, और c1 आपका होगा कितना, 5। और दूसरा समीकरण आपका है -3x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहां से अगर हम a2 की बात करें तो a2 की वैल्यू -3, b2 -6 और c2 आपका 1 है। ठीक है। तो अगर a1 बाई a2 हम निकालें तो a1 बाई a2 1 अपान -3, और अगर b1 बाई b2 की बात किया जाए तो b1 बाई b2 आपका हो जाएगा कितना, b1 आपका है 2 बाई -6, और ओवरऑल अगर देखेंगे तो 1/3 ही बनेगा, -1/3, और C1 बाई C2, C1 कितना 5 और C2 कितना 1। ठीक है। तो C1 बाई C2 आपका 5 है। इस हिसाब से आप क्या कह सकते हैं कि A1 अपान A2 इज इक्वल्स टू आपका क्या है, B1 अपान B2 डज नॉट इज इक्वल्स टू C1 बाई C2। और ध्यान दीजिए यहाँ पर हमने क्या सीखा है कि जब A1 अपान A2 बराबर हो B1 बाई B2 के, डज नॉट इज इक्वल्स टू C1 बाई C2 हो, तो रेखाएं परस्पर कैसी होंगी, आपस में समांतर होंगी। कैसी होंगी, ये समांतर होने का प्रतिबंध है, किसका है बताइए, समांतर होने का प्रतिबंध है। और हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाएं चूंकि कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इसलिए इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, और इस हिसाब से इस समीकरण का एक भी हल नहीं होगा। तो अद्वितीय हल तो पॉसिबल नहीं है, दो हल हो नहीं सकते हैं। ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल नहीं, तो इसमें से आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाना है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आगे हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो अगला प्रश्न आपका है जो कि समांतर श्रेणी से पूछा गया है। कह रहा है कि समांतर श्रेणी -5 -1 3 और 7, -5 -1 3 और 7 का सारवांतर होगा। यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, सारवांतर। तो याद करिए आप अपनी क्लास को, तो आपको बताया गया है कि सारवांतर D जो होता है वो हमेशा T2 माइनस T1 होगा। कब, जब आपकी श्रेणी जो दी गई है वो समांतर श्रेणी में होगी तब। तो T2 मतलब सेकंड टर्म, T2 कितना है आपका -1, और माइनस फर्स्ट टर्म आपका है -5, तो -5। ठीक है। तो यहाँ हो जाना है -1 माइनस माइनस +5, और 5 में से 1 घटेगा कितना, 4। यानी जो सारवांतर निकल के आया आपका कितना, 4। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो सारवांतर 4, तो विकल्प नंबर डी आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाना है। ठीक है। नेक्स्ट छठा प्रश्न आपसे कह रहा है कि द्विघात समीकरण
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 का विविक्त कर होगा। तो आपने पढ़ा है कि कोई भी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू अगर 0 है तो विविक्त कर डी बराबर हमने पढ़ा है कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डायरेक्टली आपसे फार्मूला पूछ लिया है तो बी स्क्वायर माइनस 2ac पॉसिबल नहीं है, 4ac प्लस के साथ पॉसिबल नहीं है। बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर सी होगा वो एक्चुअल में राइट होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपका होगा प्रश्न नंबर 7, कह रहा है कि दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो दो बिंदु आपको दिए गए हैं, एक 2,3 और 4,1 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो यहाँ पर हमने दूरी सूत्र पढ़ा है, दूरी d बराबर होता है आपका कितना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको आप x1 कह दीजिए, ये y1, इसको आप x2 कह दीजिए और ये आपका हो जाना है y2। तो स्क्वायर ऑफ रूट x2 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहां से फाइनली आप पाएंगे 4 में से 2 घटा 2 का स्क्वायर और प्लस 1 में से 3 घटेगा माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर आपका हो जाना है 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 8, 8 को आप लिख सकते हैं कितना, 4 गुना 2 या 2 गुना 4। तो 4 का वर्गमूल बाहर आ जाना है 2√2। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो विकल्प बी आपका इस प्रश्न का 2√2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण, आपको द्विघात समीकरण दिया गया है, क्या द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, के मूल बराबर है तो यम का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर यहां से मैं इसके जनरल टर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से तुलना करूं, तुलना करने पर, तुलना करने पर ध्यान दीजिए ये सारे प्रश्न आपके एमसीक्यूज हैं जो कि आपको ओएमआर पत्रक पर ही फिल करने हैं। लेकिन ओएमआर पर आप एक्चुअल और एग्जैक्ट आंसर कब दे पाएंगे, जब आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होगा तभी कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ए की बात करें तो ए आपका है 3, बी की वैल्यू की बात करें तो विद साइन कितना हो जाएगा -12, और सी की बात करूं तो सी कितना है यम। क्योंकि यहाँ पर एक बात कहा गया है कि मूल बराबर है और मूल बराबर होने का कंडीशन है कि आपका विविक्त कर होना चाहिए, क्यों, क्या 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मूल क्या है आपके बराबर है, मूल बराबर है, इसलिए आपने विविक्त कर को क्या कहा 0 होगा। और डी की वैल्यू अभी अभी आपने बोला था बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है, यानी आप कह सकते हैं बी स्क्वायर बराबर होगा 4ac के। बी स्क्वायर की अगर बात करें तो बी कितना है आपका -12, तो यहाँ हो जाना है -12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाई ए कितना 3 और सी कितना यम। ठीक है, -12 का स्क्वायर प्लस आना है, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, तो 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुना 12 बराबर 4 दिया, 12 गुना यम। तो एक 12 से एक 12 आपका कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आप बोल सकते हैं कि यम जो होगा वो 12 के बराबर होगा। तो आपसे पूछा है कि यम का मान क्या होगा, तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाना है 12। ठीक है, चलते हैं देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 2a हैं, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम करते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। ठीक है, ये मान लेता हूं कि एक त्रिभुज है आपका जिसका नाम है ए,
बी और सी। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं 2a हैं, तो यहाँ पर चूंकि समबाहु है इसलिए त्रिभुज का प्रत्येक भुजा की लेंथ कितनी होगी, 2a ये हो गया, 2a आपका ये साइड होगा और 2a ही ये साइड होगा। बात समझ पाए? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। कह रहा है कि प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी, तो शीर्षलंब क्या होता है, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष द्वारा, जैसे ध्यान दीजिए बिंदु ए बी और सी इस त्रिभुज के क्या हैं, शीर्ष हैं। ठीक है, अब त्रिभुज के किसी भी शीर्ष द्वारा इसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, रुकिएगा इसको यहां सीरियस करते हैं, इसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज का क्या कहलाएगा बताइए, शीर्ष लंब कहलाता है। ठीक है, त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है। रुकिएगा मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करता हूं, ठीक है, फिगर को। ठीक है, अभी ठीक है। चलिए, ये आपका क्या कहलाएगा, शीर्षलंब कहलाएगा। और ध्यान दीजिए कि समकोण त्रिभुज का जो शीर्षलंब होता है वो जिस भुजा पर डाला जाता है उस भुजा को क्या करेगा, दो बराबर भागों में विभक्त कर देता है। ठीक है, अगर मैं इसको पॉइंट बोल दूं ये एम है, तो बी एम कितना होगा, ए होगा, और एम सी जो होगा ये भी आपका कितना होगा, ए होगा। ठीक है, क्योंकि मध्य बिंदु होगा इसका। बात समझ पाएगा, ये इसका क्या कहलाएगा, मध्य बिंदु कहलाएगा। तो आपसे शीर्षलंब की लंबाई पूछा है, यानी एम की वैल्यू पूछा है। और ध्यान दीजिए ये आपका क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को, ध्यान दीजिए मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था, ये कर्ण कहलाता है। ठीक है, बाकी आप इसको आधार बोले, लंब बोले, हालांकि शीर्षलंब ये है तो इसको आप आधार बोल लीजिए। कर्ण पता है, आधार पता है, आपको लंब निकालना है। तो यहाँ पर पाइथागोरस की प्रमेय आप लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से शीर्षलंब, शीर्ष लंब एम बराबर, शीर्ष लंब एम बराबर हो जाएगा स्क्वायर ऑफ रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर माइनस किसके, किसका स्क्वायर, आधार का। और अगर कर्ण की बात करें तो कर्ण आपका कितना है, 2a। तो यहाँ आप बोल सकते हैं 2a का स्क्वायर माइनस आधार कितना, a, a का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाना है कितना, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर ऑफ रूट 3a स्क्वायर। और a स्क्वायर का वर्गमूल बाहर आ जाएगा, यानी आप बोल सकते हैं रूट 3a। और ये है क्या, शीर्षलंब है एम। और आपसे पूछा क्या था, शीर्षलंब की लंबाई ही तो पूछा था, शीर्षलंब की लंबाई। तो शीर्षलंब की लंबाई आपका a√2 नहीं, √3a या a√3 आप बोल सकते हैं। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कि होगा आपका प्रश्न नंबर 10। और ये आपका सांख्यिकी से प्रश्न आया है, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिसको आप मीन मीडियन मोड आपने इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ा होगा। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, निम्नलिखित सारणी का माध्य आपसे पूछा है। तो यहाँ पर आपको वर्ग अंतराल दिया गया है। क्या दिया गया है बताइए, पहला जो दिया गया है वर्ग अंतराल दिया गया है। और वर्ग अंतराल के बाद आपको बारंबारता पता है, बारंबारता, बारंबारता। वर्ग अंतराल आपको पता है 1 से 3, फिर 3 से 5, 3 से 5, 5 से 7 और 7 से 9, 7 से 9 और 9 से 11। ठीक है, 9 से 11। 1 से 3 की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी 3 पता है, फिर 2, 3 2, 4 2 3, 4 2 3। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या पता है बताइए, यहाँ पर आपको वर्ग अंतराल पता है और फ्रीक्वेंसी पता है। ठीक है, चलिए
अभी हमको इसका निकालना क्या है, माध्य। ठीक है, तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, मध्यमान निकाल लेंगे। आप जानते हैं मध्यमान हमेशा होता है आपका, मध्यमान की जो वैल्यू होगी वो आपकी बराबर होगी किसके, मध्यमान की वैल्यू हमेशा L1 प्लस L2 बाई 2। ठीक है, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को जोड़िए और उसका औसत निकाल दीजिए। ठीक है, तो 3 1 4, 4 का आधा कितना 2, 5 3 8, 8 का आधा कितना 4, ऐसे ही 7 5 12, आधा 6, 9 7 16, 8 और 11 9 20 10। ठीक है, अब यहाँ पर ये वैल्यू आपकी एफ कहलाता है और मध्यमान को आप रिप्रेजेंट करते हैं किससे, यक्स आई से। तो एफ आई इंटू यक्स आई निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एफ आई एक्स आई, 3 दूना 6, 4 दूनी 8, 6 चौके 24 और 8 दूनी 16 और 10 तिया 30। ठीक है, 10 तिया कितना हो गया 30। अभी नेक्स्ट जो कॉलम आपका होता है वो आपका होता है टोटल। तो टोटल में सबसे पहली जो बात आएगी वो आपका समेशन ऑफ एफ आई। एफ आई मतलब जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं उनका सम कितना होगा, तो 3 2 5 4 9 2 11, 11 3 14, कितना हो जाना है बताइए 14। फिर से एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, 3 2 5 5 4 9 और 9 5 14, बिल्कुल 14। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे, जोड़ लीजिए 24, 24 में 6 जोड़ेंगे 30, 30 10 40, 40 30 70, 70 8 78 6 84, कितना आ जाएगा 84। और ये 84 जो होगा समेशन ऑफ एफ आई, यक्साई की वैल्यू है 84। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो समांतर माध्य हमसे पूछा है या माध्य, तो माध्य बराबर एक्स बार बराबर हमने पढ़ा है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। अगर यहाँ पर हम बात करें किसके बारे में, बात करेंगे अगर हम समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई आपका 84 है और समेशन ऑफ एफ आई आपका 14 है और 14 छंग 84। अगर विकल्प में देखेंगे तो आपका विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न, अगर प्रश्न संख्या 11 की बात करें तो 11 प्रश्न आपसे पूछा है कि साइन 27 डिग्री बटे कॉस 63 डिग्री का मान होगा। ठीक है, 4 विकल्प आपके सामने हैं और विकल्प कायदे से पढ़ लीजिए, 1 माइनस 1 0 1 बटे 2। तो ध्यान दीजिए कि साइन 27 डिग्री बटे साइन 63 कॉस 63 डिग्री, कॉस 63 डिग्री। तो इस तरीके के प्रश्न को जब आप हल करेंगे तो कैसे करेंगे समझिएगा। क्या मैं साइन 27 डिग्री को 90 माइनस 63 डिग्री लिख सकता हूँ क्या, 90 में से 63 घटाएंगे 27 ही तो आएगा, तो अभी साइन 27 ही लिखा है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कॉस 63 को एज इट इज रहने दीजिए, कॉस 63। और ध्यान दीजिए हमने चतुर्थांशों में पढ़ा था कि ये सेक्शन पहला चतुर्थांश जो होता है वो साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, और आपने पढ़ा था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए निष्पत्तियां चेंज हो जाती हैं, साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में और कॉस कन्वर्ट हो जाता है टैन में। ठीक है, ऐसे ही टैन कॉट में, कॉट टैन में और सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में चेंज होता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री को आप लिख सकते हैं कितना, कॉस ऑफ 63 डिग्री बाई कॉस ऑफ 63 डिग्री। और cos 63 से cos 63 कैंसिल आउट होगा, बचेगा कितना 1, जो कि आपका विकल्प नंबर ए है और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न नंबर 11 तक आपने प्रश्नों को कायदे से समझा होगा और समझ करके इन सारी बातों को आप ओएमआर सीट पर अगर इस तरीके के प्रश्न बनते हैं तो उसको हल करेंगे और अपने 11 नंबर सिक्योर करते हैं। चलते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 12 को, और 12वां प्रश्न आपका कह रहा है कि यदि cos a इज इक्वल्स टू √3/2 हो तो साइन ऑफ 2a का मान क्या होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है cos ऑफ a इज इक्वल्स टू कितना, √3/2। हम जानते हैं cos कितने का मान √3/2 होता है, तो आप कहेंगे cos ऑफ
30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो क्या मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि ए जो होगा वो 30 डिग्री के बराबर होगा? बिल्कुल हाँ कि नहीं? तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, साइन ऑफ 2a, यानी साइन ऑफ 2a को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई a कितना, 30 डिग्री, यानी साइन ऑफ 60 डिग्री। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने चार्ट में साइन 60 डिग्री का मान कितना लर्न किया है, तो आप कहेंगे साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, जो कि विकल्प नंबर डी है और इस प्रश्न का बिल्कुल एक्यूरेट और एग्जैक्ट आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 आपका है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होगा? ठीक है, चलिए तो इसको आप देखिए, हर प्रश्न को लगाने के बहुत सारी विधाएं, आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करे उस हिसाब से आप लगाइए। तो 13वां प्रश्न अगर हम देखें तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये प्रश्न है आपका। कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, क्या सेक स्क्वायर ए होगा, -1 होगा, कॉट स्क्वायर ए होगा, या फिर tan स्क्वायर ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप ना डायरेक्टली पहले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तभी किसी विकल्प को आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि इस प्रश्न का विकल्प नंबर ए बी सी डी में से कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए पहले आप सॉल्व करिए प्रश्न को। ये हो जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट को क्या मैं 1 बाई tan थीटा बोल सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल tan स्क्वायर ए। यहां पर हो जाना है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान, यहां से एलसीएम कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर ए और यहां पर बचेगा कितना, tan स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, अभी बात समझिए, इसको आप लिख सकते हैं कितना, 1 प्लस tan से 1 प्लस tan आपका कैंसिल आउट होगा और यहाँ पर tan स्क्वायर ए ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर फाइनली आपके पास बचेगा tan स्क्वायर ए, जो कि आपका विकल्प नंबर डी है और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 14 पर। सवाल नंबर 14 कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए सत्य होगा जब a बराबर होगा। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। कह रहा है कि साइन 2a बराबर है 2 साइन ए के, 2 साइन ए के सत्य होगा कब, सत्य होगा कब, ये बात आपसे पूछा जा रहा है, जब ए का मान बराबर होगा। तो समझिएगा, यहाँ पर बहुत गौर करने की बात है। साइन 2a का फार्मूला हमने पढ़ा है साइन 2a, साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। क्या आपने ये फार्मूला लर्न किया है? अगर हाँ तो अच्छी बात है, नहीं तो याद रखिएगा। समझिए, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 साइन ए इंटू कॉस ए और +2 साइन ए का साइड चेंज करूंगा, -2 साइन ए इज इक्वल्स टू कितना, 0। समझिएगा, यहां से अगर हम 2 साइन ए कॉमन कर लें तो अपने पास बचेगा कितना, कॉस ए -1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कॉस ए -1 इज इक्वल्स टू 0। 2 से दोनों साइड में भाग करेंगे तो यहां पर हम लिख सकते हैं साइन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए -1 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए, एक बार आप कह दीजिए कि साइन ए इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, साइन ए की वैल्यू 0 कब होती है? आप जानते हैं कि साइन ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, यानी ए बराबर आपका जब 0 डिग्री होगा तब साइन 2a की वैल्यू 2 साइन ए के बराबर होगी। बिल्कुल बात सही है कि नहीं? और दूसरी चीज यहां से आप ये भी कह सकते हैं कि कॉस ऑफ ए -1 इज इक्वल्स टू जब 0 होगा, तो यहां से आप कह सकते हैं कॉस ऑफ ए इज इक्वल्स टू कितना, 1। और कॉस कितने की वैल्यू 1 होती है? तो आप कहेंगे कॉस ऑफ 0 डिग्री ही तो 1 होता है, क्योंकि कॉस 90 तो 0 होता है। ठीक है, तो यहां से ए बराबर क्या हो गया, 0 डिग्री। आप विकल्प में देखिए, तो पहला ही विकल्प है इस प्रश्न का 0 डिग्री, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऐसे ही सवाल नंबर अगर 15 की हम बात करें तो सवाल नंबर 15 आपका कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है,
तो 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा गया। तो सबसे पहला काम हम करेंगे क्या, एक सर्कल बना लेंगे, ठीक है, और इस सर्कल को चतुर्थांशों में विभक्त करेंगे, यानी इस सर्कल के 4 बराबर भाग हम कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 बराबर भागों में इसको बांट लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये आपका पहला क्वाड्रेंट हुआ, ये आपका दूसरा क्वाड्रेंट हुआ, ये आपका तीसरा, और इस तरीके से ये चौथा। और ध्यान दीजिएगा प्रत्येक चतुर्थांश के बीच जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है, आप कहेंगे 90 डिग्री का। तो हमको क्या करना है कि प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है, और कैसा क्षेत्रफल बताना है, जबकि 22 सेंटीमीटर परिधि वाला एक वृत्त है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, बात समझिएगा, यहाँ पर आपको वृत्त की परिधि पता है भाई, ठीक है। वृत्त की क्या पता है, परिधि पता है। चलिए, तो यहाँ पर परिधि हमको पता है 22 सेंटीमीटर है, कितना है 22 सेंटीमीटर, और परिधि बराबर हम जानते हैं 2 पाई आर बराबर कितना 22, 2 पाई आर बराबर कितना 22, और 2 गुना पाई की वैल्यू आपका हो जाएगा 22/7 गुणा आर बराबर कितना 22। 22 से 22 कैंसिल आउट होगा, यानी आर बराबर फाइनली आपका जो निकल के आएगा वो 7/2 सेंटीमीटर होगा। और ध्यान दीजिए हमने वृत्त तथा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में एरिया ऑफ त्रिज्यखंड पढ़ा था, ठीक है। तो अगर हम पहले चतुर्थांश के क्षेत्रफल की बात करें तो पहले चतुर्थांश द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर कितना है, तो आप कहेंगे थीटा बराबर होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं एरिया ऑफ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो आपने पढ़ा है थीटा बटे 360 डिग्री डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितना 90 डिग्री, और बटे कितना 360 डिग्री गुणे 22/7, और आर कितना 7/2 का स्क्वायर, यानी 7 गुना 7/2 गुना 2, ठीक है। तो 9 चौके 36, 9 चौके 36, एक 7 से आपका एक 7 कैंसिल हुआ, 2 दूनी 4 और 2 ग्राम में 22, और यहां से आप क्या कह सकते हैं 11 सते 77, 11 सते कितना 77। अच्छा देखिए एक और कटना है क्या, फिर से एक बार चेक कर लीजिए, 9 चौके 36 बिल्कुल, 2 दूनी 4, 2 ग्राम में 22 बिल्कुल, और यहां से आप कह सकते हैं कितना 11 सते 77, और बटे 2 दूनी 4 दूना 8, 77/8। आप विकल्प में देखिए 77/8 है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल, विकल्प नंबर सी जो है वो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चूंकि एरिया है इसलिए एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर आना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें जो कि आपका है 16वां प्रश्न, कह रहा है कि कैप्सूल संयोजन है। तो कैप्सूल आप जानते हैं कैप्सूल क्या होता है, तो कैप्सूल जनरली अगर हम देखें तो कैप्सूल का जो शेप होता है, ये देखिए थोड़ा फिगर मैं आपके लिए रफ ही बना रहा हूं, ठीक है। तो बिल्कुल उसी हिसाब से समझिएगा कि फिगर आपके लिए ना समझिएगा, ये क्या है आपका कैप्सूल इसी शेप का जनरली होता है, लगभग एक रफ फिगर मैं बना रहा हूं ये, ठीक है। इसी तरीके का आपका क्या होता है कैप्सूल होता है। तो अगर कैप्सूल की हम बात करें, कैप्सूल संयोजन है किसका, क्या दो शंकुओं का है। दो शंकु आपके जनरली शंकु तो इस शेप का होता है, दो शंकुओं के शेप से अगर आप बनाएंगे तो कैप्सूल ऐसा तो नहीं देखा है आपने। तो जनरली जो कैप्सूल होता है वो आपका एक बेलन तथा दो अर्ध गोलों का होता है, ठीक है। एक बेलन होता है, ये आपका क्या हो गया सिलेंड्रिकल शेप हो गया, और ये दो आपके क्या हुए अर्धगोले हो गए। तो एक शंकु जो होता है वो एक बेलन तथा दो अर्धगोलों का संयोजन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17 की अगर हम बात करें तो पहले इस फिगर को यहां से इरेज करते हैं। सवाल नंबर 17 आपसे कह रहा है कि यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः इतना और इतना है,
तो उनका माध्यक क्या होगा। तो समझिएगा, आपको बहुलक माध्य पता है, क्या पता है, माध्य। तो माध्य आपको पता है कितना, 32, माध्य 32 दिया गया है। और बहुलक की अगर हम बात करें, बहुलक, तो बहुलक आपको पता है कितना, 35। बहुलक कितना है, 35 है। तो कह रहा है कि उनका माध्यक क्या होगा, आप ये बताइए। और माध्यक के लिए आपको 3 विकल्प दिए गए हैं, क्या माध्यक 30 होगा, 31 होगा, 32 होगा या फिर 33 होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखा रहा हूं, ये फार्मूला आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में लाइफ टाइम ये काम आने वाला फार्मूला है। तो बराबर बहुलक बराबर आपका होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। और आप जानते हैं माध्य को जनरली हम यक्स बार, बहुलक को मोड बोलता हूं, क्या बोलता हूं, मोड, और माध्यक को एम ई बोलता हूं, ठीक है। तो बहुलक आपका पता है कितना, 35। तो बहुलक को लिख दीजिए कितना, 35। 3 गुणे मीडियन, तो 3 मीडियन आपको बताना ही है, माध्यक आपको बताना है, माइनस 2 गुना समांतर माध्य, समांतर माध्य कितना है, 32। और यहां से हम लिख सकते हैं 35 माइनस 32 दूना 64 ना, 64 का साइड चेंज करूंगा कितना, प्लस 64 बराबर 3 गुणे माध्यिका, ठीक है। 5 4 कितना 9, और 6 3 कितना 9, बराबर 3 एम ई। तो 3 से अगर 99 को सिंप्लीफाई करेंगे कितनी बार, 33 बार, यानी आपका एम ई यानी कि माध्यक निकल के आ गया कितना, 33। अगर आप विकल्प में देखेंगे तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का क्या है, राइट आंसर है। चलते हैं सवाल नंबर 18 पर। सवाल नंबर 18, तो सवाल नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। देखिए वर्ग अंतराल आपको दिया गया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। और बारंबारता की बात करूं तो 0 से 5 वर्ग अंतराल की बारंबारता 8 है, 5 से 10 की वर्ग अंतराल की बारंबारता 7 है, 10 से 15 वर्ग अंतराल वाले वर्ग की बारंबारता 18 है, और 15 से 20 वर्ग अंतराल वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता 19, और इसी तरीके से 20 से 25 की फ्रीक्वेंसी आपकी 6 है। तो ध्यान दीजिए हमसे क्या पूछा है, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग वह वर्ग होता है, बहुलक वर्ग किसी भी आंकड़े का वह वर्ग होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक होती है, ठीक है। तो 8, 7, 18, 19 और 6 में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 19 की। इसलिए 19 फ्रीक्वेंसी वाला वर्ग अंतराल ही बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो आपका 15 से 20 जो कि विकल्प नंबर बी है, यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि 18 प्रश्नों तक आपको प्रश्नों की प्रकृति कायदे से समझ में आई होगी और आप प्रश्नों को खुद से लगा पा रहे होंगे। चलते हैं सवाल नंबर 19 पर। 19 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्रायिकता से ये प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। कह रहा है कि दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी। तो समझिएगा, प्रायिकता जब आपने पढ़ा था तो प्रायिकता जनरली होता क्या है, पी ऑफ ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिस्थितियां, अनुकूल अनुकूल परिस्थितियां परिस्थितियां बटे बटे कुल परिस्थितियां। यही तो आपने पढ़ा है कि किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता जो होती है उस घटना की अनुकूल परिस्थितियां बटे उस घटना के कुल घटित होने की परिस्थितियां, ठीक है, परिस्थितियां। चलिए अब यहां पर देखिए जो प्रश्न आपका पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है कि यदि दो पासों को आप फेंकते हैं, मान लीजिए एक सिंगल पासे को अब मैं फेंकूं तो 1 2 3 4 5 6 कुल इतने कंडीशंस हो सकते हैं। और दूसरे भी पासे को अगर मैं फेंकूं तो 1 2 3 4 5 और 6 कुल इतने कंडीशंस हो सकते हैं। और दो पासों को फेंकने पर ओवरऑल 36 कुल परिस्थितियां
बनाई जा सकती है। जैसे अगर मान लीजिए पहले पासे को फेंका तो एक एक आ जाएगा, एक दो आ सकता है, एक तीन आ सकता है, हाँ कि नहीं? ऐसे कुल 36 कंडीशन आपके बनेंगे, ठीक है। ये आपको क्लास में मैंने बखूबी बताया है कि कैसे 36 कंडीशन बनने हैं, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि दो पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता क्या होगी? तो ध्यान दीजिए 10 केवल और केवल तभी तो मिलेगा जब आपको 4 6 मिल जाए या आपको 6 4 मिल जाए, ठीक है। तभी दो आपका कंडीशन होगा। तो ध्यान दीजिए अनुकूल परिस्थितियां आपकी कितनी है? दो, या तो 4 6 मिले या 6 4 मिले। अच्छा एक कंडीशन और है, आपको 5 और 5 भी तो मिलने पर संख्याओं का योगफल 200 होगा, ठीक है। तो कुल कंडीशंस आपकी कितनी है? 3 है। और नहीं, अनुकूल कंडीशंस आपकी कितनी है? 3, या तो 4 6 मिले या 6 4 मिले या 5 5 मिले, 3 कंडीशन है। और उसके अलावा आप यहाँ देखिए कि कुल कंडीशंस आपकी कितनी है? 36। तो 3 एकन्नम 3 बरहम में 36, यानी जो प्रायिकता होगी दो पासों को फेंकने पर ऊपर का के अंकों का योगफल 10 होने की प्रायिकता आपका 1/12, जो कि आपका पहला विकल्प है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए प्रायिकता के प्रश्न आपके ना हल्के होते हैं लेकिन टेक्निकल होते हैं। आपको ना चीजों की डीप नॉलेज होना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कि अगला भी प्रश्न आपका प्रायिकता से ही है। तो ध्यान दीजिए प्रायिकता से दो एमसीक्यू प्रश्न आपके बने हैं और ये लगातार विगत वर्षों में बनते रहे हैं। तो प्रायिकता आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। हालांकि यहाँ पर हम प्रश्नों को प्रश्नों का प्रैक्टिस लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हम केवल उन्हीं बातों की का डिस्कशन करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है या प्रश्न को लगाने के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। जब किसी पासे को आप फेंकेंगे तो या तो पासे का ऊपरी अंक 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा या फिर 6 होगा। तो कुल संभव परिणाम हो सकते हैं आपके कितने? 6। लेकिन कह रहा है कि ऊपर का अंक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो ऊपर का अंक सम संख्या कब प्राप्त होगा? जब पासे को फेंकने पर ना आपको 2 मिल जाए, आपको 4 मिल जाए, आपको 6 मिल जाए। तो यही तो आपकी एक्चुअल में चाह है, यही आपके अनुकूल है, ठीक है। तो अनुकूल परिस्थितियां कितनी हैं? 3 हैं। तो आप प्रायिकता पूछा जा रहा है, तो प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। तो यानी आपका 1/2 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के ये 20 प्रश्नों का जो सेट था ये आपको समझ में आया होगा। आगे हम चलते हैं 21वां प्रश्न, जो कि आपका वर्णनात्मक होगा। स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर का से।